ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सोर्सेज ऑफ लॉ। सुबह की क्लास में ऐसे ही रहता है। हाँ, धीरे धीरे बच्चे आते हैं। अच्छा, चलो, अच्छा है हमारी क्लास नहीं हुई। अब आखिरी की बची है इसलिए ठीक है, वरना एंट्री अलाउड नहीं होती है। ओके, चलिए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे ज्यूरिस्प्रूडेंस में? सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ रहे थे। बेसिकली ये चैप्टर ये बताता है कि लॉ कहाँ से अराइज हुआ है। सबसे पहले हम लोग ने ये देखा था कि लॉ की अलग अलग डेफिनेशंस थी, यानी अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी लॉ की। कितनी डेफिनेशंस थी लॉ की? 5। सबसे पहली कौन सी थी? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। दूसरी कौन सी थी? पॉजिटिविस्टिक। थर्ड, हिस्टोरिकल। फोर्थ, सोशियोलॉजिकल। एंड फिफ्थ, रियलिस्टिक। वेरी गुड। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या कह रहा था? जो जस्ट है, जो गुड है, वो लॉ है। ठीक है, किसने सपोर्ट किया था? अल्पाइन एंड सैल्मन। वेरी गुड। सेकंड कौन सी थी? पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या था? ड्यूटी बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, यानी लॉ एक ड्यूटी है जिसको करना मैंडेटरी है। और किसने सपोर्ट किया था? जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, थर्ड कौन सी थी? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब क्या? लॉ कहां से अराइज हुआ है? कस्टम से, रेगुलेशंस थे, रीति रिवाज जो पहले के टाइम पे होते थे, उनको बेसिकली लॉ कहा जाता है। किसने सपोर्ट किया था? सैविंगी। फोर्थ कौन सी थी? सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल बेसिकली क्या थी? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, की लॉ बनाया गया है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। किसने सपोर्ट किया था? ओके, हियरिंग ने। नेक्स्ट कौन सी थी? रियलिस्टिक डेफिनेशन, विच वाज द जुडिशियल डिसीजंस। जजेस ने जो डिसीजन दिए हैं उन्हीं को फाइनली क्या मान लिया जाता है? लॉ। ये किसने दिया था? कार्डोजो एंड होम्स ने। वेरी गुड। ओके, याद ये करके आए थे क्या? याद हो गया था? अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, नोट्स भी बन गए। वेरी गुड। ओके, फिर हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक एक देखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, जिसमें देखा था कि लॉ क्या होती है? डायनामिक। लॉ इज नॉट स्टैटिक, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे लॉ भी चेंज होता रहता है। फिर हम लोग ने देखा था सोर्स ऑफ लॉ। दो सोर्सेस थे लॉ के, पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ या प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ, और दूसरा सेकेंडरी। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ कितने तरीके के होते थे? 4। पहला कस्टमरी लॉ, सेकेंड जुडिशरी प्रेसिडेंट्स, थर्ड स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन, एंड फोर्थ पर्सनल लॉ। वेरी गुड। जिसमें हम लोग ने पहला कौन सा पढ़ लिया था? कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ में दो तरीके के लॉ होते थे, कस्टम विद सैंक्शन एंड कस्टम विदाउट सैंक्शन। जो मैंडेटरली इन्फोर्स्ड नहीं होते थे वो कौन से होते थे? विदाउट सैंक्शन। और ये पब्लिक प्रेशर की वजह से ऑब्जर्व करने पड़ते थे। विद सैंक्शन कौन से थे? विच आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ठीक है, कस्टम विद सैंक्शन फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। किसमें? लीगल एंड कन्वेंशनल। जो किसी लॉ या एक्ट की वजह से इन्फोर्सिबल है वो लीगल है, जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन्फोर्सिबल है वो कन्वेंशनल है। इसको सी से याद रखना अगर बाई चांस भूल जाओ। कन्वेंशनल वाला वो है जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन्फोर्सिबल है, सी। ठीक है, लीगल वाला फिर से दो में डिवाइडेड था, लोकल एंड जनरल। जो पूरी कंट्री में लग रहा था जनरल, जो किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्सन पे लग रहा था। और लोकल वाला भी दो में डिवाइडेड था, ज्योग्राफिकल या फिर पर्सनल। ठीक है, ये पूरा कस्टम वाला लॉ था। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? जुडिशियल। जुडिशियल डिसीजंस को और क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या हुआ? जो भी जजेस ने डिसीजंस दिए हैं उन्हीं को ही आगे क्या मान लिया जाता है? लॉ। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो हायर कोर्ट है उसका डिसीजन लोअर वाले कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, लेकिन सेम लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर परसुएसिव होता है, अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, चलिए, आई थिंक हम लोग को स्टार्ट करना था सुप्रीम कोर्ट से। यस, चलो। Okay, now we are going to start from Supreme Court. The expression all courts used in Article 141 refers only to courts other than Supreme Court. ये कह रहे हैं जब हम कहते हैं all the courts, तो all the courts का मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सारे कोर्ट।
सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम आपसे ये लाइन बोले तो बताइएगा सही है कि नहीं? द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। बताओ ये लाइन सही है कि नहीं? द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। पहली बात तो ये, यहाँ ऑल द कोर्ट्स में कौन से कोर्ट आ गए? सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी सारे कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी सारे कोर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो देखिए लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन ऑल कोर्ट्स यूज्ड इन आर्टिकल 141 रेफर ओनली टू कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। 10 अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार समझिएगा जरा ध्यान से। द सुप्रीम कोर्ट is not bound by its own decisions। अब ये लाइन समझो। पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। अब मान लीजिए आज इस सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, ठीक है, उसके 10 साल बाद एक और केस हुआ। क्या जरूरी है 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने वाले डिसीजन को ही बाइंडिंग माने? इस लाइन को पढ़ के बताओ क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस। अपने डिसीजन भी उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आज कोई केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आज से 5 साल बाद एक और केस हुआ एग्जैक्टली सेम। हो सकता है 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को लगे कि तब के सर्कमस्टांसेस अलग थे, आज के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तब के हिसाब से जो डिसीजन दिया गया वो सही था, आज के हिसाब से हम इस डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट से कहें कि नहीं 5 साल पहले तो आपने ये डिसीजन दिया था, अब आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसके खुद के डिसीजन भी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बाद में चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने डिसीजंस को भी चेंज कर सकता है। तो देखो लिखा है, the Supreme Court is not bound by its own decision. However, in practice, the Supreme Court has observed that earlier decisions of the court cannot be departed unless there are extraordinary or special reasons to do so. कह रहे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आज किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया, जैसे मान लीजिए आज एक कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। 2 साल बाद फिर से एक केस हुआ, अब कोर्ट कह रहे हैं नहीं नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ नहीं होती। ऐसा नहीं है। अगर एक बार किसी एक कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो नॉर्मली वही डिसीजन हमेशा माना जाता है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांसेस हैं, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है, तो ऐसा हो सकता है कि एक कोर्ट अपने दिए हुए डिसीजन को दोबारा फॉलो ना करे। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे केसेस होते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, फिर उसको चेंज किया गया, फिर कोई नया पॉइंट अराइज हुआ, फिर उसको चेंज किया गया। तो होता क्या है, जब जब नए पॉइंट्स अराइज होते हैं या सीइंग द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, उस हिसाब से भी अगर कोर्ट चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है। ओके, इफ द अर्लियर डिसीजन, अब ये लाइन देखो, कह रहे हैं इफ द अर्लियर डिसीजन इज फाउंड एरोनियस, मतलब एरोनियस मतलब एरोनियस किस शब्द से आया है? एरर, गलती। कह रहे हैं इफ द अर्लियर डिसीजन इज फाउंड एरोनियस, जो पहले डिसीजन कोर्ट ने दिया था मान लो वो गलत होता, एंड इज दस detrimental to the general welfare of the public, the Supreme Court will not hesitate in departing from it. पूरी लीगल लाइन है लेकिन आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कह रहे हैं इफ द अर्लियर डिसीजन इज फाउंड एरोनियस, यानी अगर जो पहले डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो किसी वजह से गलत है, उसमें कोई गलती है या उसमें लोगों का कुछ भला नहीं हो रहा है, the Supreme Court will not hesitate in departing from it। मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, इसका मतलब लॉ समझ में आ गई। यही टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने पहले डिसीजन दिया और उनको बाद में भी लगता है कि नहीं यही सिचुएशन है, सब कुछ सेम है, तो सेम डिसीजन दे देगा।
लेकिन अगर उसने आज कोई डिसीजन दिया और आगे आने वाले समय में उसको ऐसा लगता है कि भाई अब हमको डिसीजन चेंज करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गए हैं, फैक्ट्स चेंज हो गए हैं, तो अगर कोर्ट चाहे तो वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है, ओके। अब आ जाइए काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वैसे इस चैप्टर से लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, वैसे तो इस चैप्टर से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता था, ठीक है, या तो जो अभी थ्योरीज पढ़ेंगे उससे आ जाता है या डेफिनेशन से आ जाता है, लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट से, यानी दिसंबर वाला अटेम्प्ट और जून वाले अटेम्प्ट से, इस चैप्टर से इंस्टीट्यूट कर क्या रहा है, एक लाइन दे देता है और उसके आगे कमेंट दे देता है। अगर आप इसका स्कैनर देखना या पास्ट ईयर क्वेश्चन देखना तो आपको दिखेगा कि वो ऐसा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दे रहे हैं कि वो एक लाइन दे देंगे और फिर उसमें कमेंट लिखेंगे। बट अगर आपको ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो सबसे पहले तो ये पहचान लोगे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है। एग्जाम में और टेस्ट में एक फर्क क्या होता है आपको पता है? टेस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका सोर्स ऑफ लॉ का टेस्ट है तो आपको पता है कि वो क्वेश्चन इसी चैप्टर का होगा। एग्जाम में एक प्रॉब्लम क्या आती है, स्पेशली JIGL में, जब आप वो लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगी कि ये क्वेश्चन या ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन की तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मैटर थोड़ा बहुत सेम होता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पे भी पढ़ा होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ के बारे में पढ़ा होगा, फिर एक चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वहां पे भी कुछ कुछ ऐसा मैटर है। तो फर्स्ट हैंड में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि ये लाइन है किस चैप्टर की, ठीक है। तो बहुत अवेयर रहना, एक एक लाइन रीड जरूर करना मॉड्यूल की, ठीक है, एक बार आंखों से निकली जरूर होनी चाहिए हर लाइन। आई एम नॉट सेइंग पूरी लाइंस याद करनी, याद सिर्फ उतना करना जितना अभी आपको ओरली याद हुआ है, बट एक बार रीड जरूर कर लेना सो दैट कोई भी लाइन आ जाए तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाए कौन सा चैप्टर है, फिर तो आप गेस कर लोगे कि टॉपिक कौन सा है। ओके फाइन, चलो अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। ये जुडिशियल डिसीजन कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले है देखिए डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल, दूसरा है परसुएसिव, तीसरा है एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव और चौथा है कंडीशनली अथॉरिटेटिव। फर्स्ट वाले को अगर छोड़ दें बाकी 3 आपको आते हैं। देखिए परसुएसिव डिसीजंस बताओ कौन से होते हैं और किसके ऊपर होते हैं? क्या आप हमें एग्जांपल बता सकते हो परसुएसिव डिसीजन किसके होते हैं और किसके ऊपर लागू होते हैं? एब्सोल्युटली, परसुएसिव का मतलब दूसरे को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो फॉलो करे चाहे तो फॉलो ना करे। एग्जाम्पल, एक हाई कोर्ट का डिसीजन ऑन अनदर हाई कोर्ट, ये होते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। अभी हम लोगों ने अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस हिसाब से हमको बताओ एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव कौन से हुए? एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव मतलब फॉलो करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऑन ऑल अदर कोर्ट्स या फिर हायर कोर्ट्स के डिसीजन लोअर कोर्ट्स पे, ठीक है। अब लॉजिकली बताओ कंडीशनली अथॉरिटेटिव क्या हुए? ये आपने लॉजिकली बता दिया, यानी कि ना ही ये 100% बाइंडिंग है ना ही ये परसुएसिव है, कुछ कंडीशंस पे ये बाइंडिंग होंगे, बाकी कंडीशंस पे बाइंडिंग नहीं होंगे। तो बिना पढ़े 3 आपने समझ लिए, परसुएसिव क्या है, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव क्या है और कंडीशनली क्या है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। बहुत ध्यान से समझिए, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, ठीक है, बुक में मत देखो, सिर्फ सुनते जाओ, कथा सुनो आज, ठीक है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिक्लेयर करते हैं किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट को, वो कोई नई बात नहीं बताते, जो कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसी को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एक केस हुआ कोर्ट में और उस कोर्ट के केस में ये डिसीजन आया कि कंपनी अलग है और शेयर होल्डर्स अलग हैं, देयरफॉर देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब बताओ ये कोई नई बात कोर्ट ने डिक्लेयर करी है या ऑलरेडी डिक्लेयर्ड चीज को सिर्फ एक बार दोबारा डिक्लेयर किया है? ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड फैक्ट है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट तो बहुत सालों से चला आ रहा है, आज कोई केस हुआ और उस केस में फिर से इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा बताया गया, कोई नई चीज नहीं बताई गई। ऐसे प्रेसिडेंट्स को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटरी। नाम से समझो, डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ जो ऑलरेडी साबित हो चुका है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसी के कंपैरिजन में लॉजिकली सोचो ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता होगा?
जब कोई नई चीज डिक्लेयर की जाती है वो क्या होता है? ओरिजिनल प्रेसिडेंट। जैसे जब सेपरेट लीगल एंटिटी का केस फर्स्ट टाइम हुआ होगा सैलमन वर्सेस सैलमन में, अब जब सैलमन वर्सेस सैलमन केस हुआ तो पहली बार ये बात सामने आई कि भाई कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग हैं, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जब पहली बार ये बात कही गई तो ये डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट हुआ कि ओरिजिनल प्रेसिडेंट हुआ? ओरिजिनल। अब डिफरेंस समझ में आया? जब पहली बार कोई नई चीज कोर्ट डिक्लेयर करता है उसको क्या कहा जाता है? ओरिजिनल प्रेसिडेंट। जब किसी एग्जिस्टिंग चीज को दोबारा डिक्लेयर किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू सैलमन, अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट is one which is merely the application of already existing rule of law. बताओ लाइन समझ में आई कि नहीं? इट इज मेयरली एन एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। वो रूल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, बस उसको डिक्लेयर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई केस होता है और उस केस में डिक्लेयर किया जाता है कि सच एंड सच एंटिटी को टैक्स का पेमेंट करना है। ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट हुआ कि डिक्लेरेटरी हुआ? डिक्लेरेटरी, क्योंकि ये रूल तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है कि हर पर्सन को टैक्स का पेमेंट करना है। आज अगर कोर्ट इसी चीज को डिक्लेयर करता है तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं बताई, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट को उन्होंने डिक्लेयर किया है, उसको क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटरी। एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज वन विच क्रिएट्स एंड अप्लाई अ न्यू रूल ऑफ लॉ। ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज जिससे नया रूल आ रहा है, नई बात सामने आ रही है, उसको कहा जाता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब बताओ, नाम से याद रहेगा? डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब पहली बार डिक्लेयर हुआ, फर्स्ट टाइम आया है। डिक्लेरेटरी मतलब पहले ही वो रूल डिक्लेयर हो चुका है, आज उसको दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। देखो, इन केस ऑफ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट द रूल इज अप्लाइड बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ लॉ। वो रूल इसलिए लगा क्योंकि वो ऑलरेडी लॉ था। इन केस ऑफ ओरिजिनल प्रेसिडेंट इट इज लॉ फॉर द फ्यूचर। कह रहे ओरिजिनल प्रेसिडेंट में आज तो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, लेकिन आज के बाद कोर्ट का ये डिसीजन क्या बन जाएगा? लॉ। आई होप डन, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 लाइन से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है और आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड है परसुएसिव प्रेसिडेंट। ये आपको आता है। परसुएसिव मतलब जब दूसरे के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको फॉलो करें, चाहे तो फॉलो ना करें। A persuasive precedent is one which judges are not obliged to follow, but which they will take into consideration and to which they will attach great weight as it seems to them to deserve. They are not obliged to follow. जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करें, लेकिन हाँ, हो सकता है अपना डिसीजन देते वक्त वो ऐसे जुडिशियल डिसीजंस को कंसिडर कर ले। A persuasive precedent therefore is not a legal source of law but is regarded as a historical source of law. अगली लाइन मार्क करो, बताओ समझ में आई कि नहीं? In India, decisions of one high court are only persuasive precedent in other high courts. Okay? I hope it is very clear. Okay? एक हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो दूसरे के ऊपर सिर्फ परसुएसिव है, अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग नहीं है। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव क्या हुए? अगेन, एन अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन विच जजेस मस्ट फॉलो। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? मस्ट। वेदर दे अप्रूव ऑफ इट और नॉट। वो अग्री कर रहे हो या ना कर रहे हो, फिर भी उनको वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। ओके, इट इज बाइंडिंग फोर्स इज एब्सोल्यूट एंड जजेस डिस्क्रिशन। व्हाट इज डिस्क्रिशन? मर्जी। ठीक है, मर्जी। जजेस डिस्क्रिशन इज ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड एज ही मस्ट फॉलो इट। ठीक है, फाइन। अथॉरिटेटिव का मतलब ये हुआ कि आपको मानना ही पड़ेगा।
परसुएसिव का मतलब हम सजेस्ट कर रहे हैं, मानना चाहो तो मानो, मानना ना चाहो तो ना मानो, ठीक है। Such a decision has a legal claim as to obedience. Next paragraph में मार्क कर लो. Absolutely authoritative precedents in India. Every court in India is absolutely bound by the decisions of the court superior to itself. ठीक है, तीन तरीके के प्रेसिडेंट्स हो गए. पहला कौन सा था? डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल. सेकेंड परसुएसिव एंड थर्ड एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव. डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट कौन सा था? जो ऑलरेडी किसी फैक्ट को फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है. ओरिजिनल प्रेसिडेंट कौन सा था? जो कि एक नया रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश कर रहे हैं. परसुएसिव प्रेसिडेंट कौन सा था? Which is not binding, ठीक है, which can be used but it is not binding. Absolutely authoritative, which is binding, which is compulsory. हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सोर्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं. चार थे. पहला कस्टमरी, दूसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये वो चल रहा है टॉपिक, ठीक है. ध्यान रखना शुरुआत कहां से हुई थी. ओके, जुडिशियल प्रेसिडेंट में पहले हम लोग ने देखा था प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लोग ने देखे काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट में तीन हो गए हैं और लास्ट वाला कौन सा है? कंडीशनली अथॉरिटेटिव. अ कंडीशनली authoritative precedent is one which, though ordinarily binding on the court before which it is cited, is liable to be disregarded in certain circumstances. अपने आप पढ़ के बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, समझ में आई? कह रहे हैं दो ऑर्डिनरली बाइंडिंग, बाइंडिंग तो है, बट इज लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब हम उन डिसीजंस को फॉलो ना करें. ओके, द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू डिसरिगार्ड अ डिसीजन इफ इट इज अ रॉन्ग वन. इसका अभी हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस उनके खुद के ऊपर. अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई डिसीजन दिया, उसके 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उसी केस में दोबारा डिसीजन दे रहा है, ठीक है. वो क्या हुआ? परसुएसिव हुआ, अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग हुआ, या कंडीशनली अथॉरिटेटिव हुआ? कंडीशनली अथॉरिटेटिव. नॉर्मली तो बाइंडिंग है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आज सिचुएशन कुछ और है, आज फैक्ट्स कुछ चेंज हो गए हैं, पहले जो हमने डिसीजन दिया था वो थोड़ा गलत था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने ही दिए हुए पुराने डिसीजन को फॉलो ना करके वो डिसीजन को चेंज कर ले. दैट मींस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट. ओके, फाइन. इसमें देखो क्या लिखा है, एक और एग्जांपल है. फॉर इंस्टेंस, डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट. अच्छा, ये बेंचेस क्या थी? पढ़ा है ऐसा कुछ? याद करो, 6-7 महीने पहले कहीं पढ़ा होगा, कल ही पढ़ा है. पहले तो ये बताओ, बेंचेस का मतलब क्या होता है? पैनल ऑफ जजेस. जो जजेस का पैनल केस को हैंडल कर रहा है उसको बेंचेस कहते हैं. सिंगल बेंच में कितने जज होते हैं? 1. डिवीजन बेंच में, लॉजिकली सोचा करो, सिंगल बेंच में अकेले बैठा है जज. डिवीजन दोनों ने डिवाइड कर लिया, कितने हो गए? 2. फुल बेंच मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2. ओके, ये पैनल ऑफ जजेस होते हैं जो केस को हैंडल करते हैं. अब देखो क्या कह रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट is absolutely authoritative so far as subordinate judiciary is concerned, but it is only conditionally authoritative when cited before a divisional bench. तो हाई कोर्ट के एक बेंच, सिंगल बेंच का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स के लिए क्या होगा? एब्सोल्युटली बाइंडिंग होगा. लेकिन सिंगल बेंच का जो डिसीजन है वो डिविजनल बेंच के लिए क्या होगा? कंडीशनली अथॉरिटेटिव. यानी हो सकता है वो फॉलो करे, लेकिन अगर वो चाहे, कंडीशंस चेंज हो रही हो, तो वो उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं. एनी डाउट टू एनीवन? पक्का? प्रेसिडेंट्स क्लियर हो गया. जुडिशियल प्रेसिडेंट कितने तरीके के होते हैं? 4. पहला डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल, सेकेंड परसुएसिव, थर्ड authoritatively binding, and fourth conditionally authoritative. चले आगे. पक्का? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो. अच्छा, वो टेस्ट योर नॉलेज में अपनी नॉलेज टेस्ट करो जरा.
दिया है ब्लॉक? ट्रू और फॉल्स? देखिए इंस्टीट्यूट ने आपको आंसर नहीं दिया है ना, वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट इज वन विच जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो, चाहे तो फॉलो करें चाहे तो फॉलो ना करें। चलो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट हैं ये तीनों। स्टेयर डिसाइसिस, नए शब्द भी हैं। देखो एक स्टेयर डिसाइसिस दिख रहा होगा, अगले पेज पे दो और शब्द दिख रहे होंगे, रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा। मिल गए? वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसको समझते हैं जरा। ओके, रेशियो डिसिडेंडी, सॉरी स्टेयर डिसाइसिस से पहले स्टार्ट करते हैं। स्टेयर डिसाइसिस में पहली लाइन मार्क करिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस मींस adhere to the decision and do not unsettle the things which are established. स्टेयर डिसाइसिस का मतलब है जो चीज एक बार डिसाइड हो गई है उसको बार बार डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम वही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं ताकि आप उससे रिलेट कर सकें। एक बार सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस हुआ और उसमें डिसाइड हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब ये बताओ, क्या हर बार जब केस होता है तो ये प्रूव करना पड़ता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है? ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। और सोच के देखिए, अगर हर बार एक ही चीज को प्रूव करना पड़े तो आपको नहीं लगता केसेस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे? ऐसे तो क्या होता है, आज कोई केस हुआ तो हम लोग सीधे सीधे कहते थे एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है। क्या आपको आज भी हर केस में ये प्रूव करना पड़ता है कि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है? नहीं, आप सीधे ये बोल देते हो सैल्मन वर्सेस सैल्मन केस में ऐसा हुआ था और जजेस ने ये डिसीजन पास किया। इसका मतलब स्टेयर डिसाइसिस ये कहता है जो चीज एक बार प्रूव हो गई उसको वैलिड मान लीजिए। हर बार अगर हम लोग उसी चीज को प्रूव करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बार ये प्रूव हुआ कि इफ अ पर्सन किल्स अनदर पर्सन देन ही इज लायबल टू पनिशमेंट, ठीक है, और ये लॉ बन गया कि अगर किसी ने किसी का खून किया है तो उसको सजा होगी। अब हर बार जो केसेस होंगे, ठीक है, ध्यान से बताना, उसमें प्रूफ क्या किया जाता है? ये प्रूफ किया जाता है कि मिस्टर ए ने बी का खून किया है, या ये प्रूफ किया जाता है खून करने पे सजा होती है? ये प्रूफ किया जाता है कि ए ने बी का खून किया है, खून करने पे सजा होगी, ये तो सेटल्ड था, ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका था, ये तो लॉ बन गया था। आप खुद सोच के देखो, अगर हर बार यही प्रूफ करना पड़ जाए कि खून करने पे सजा होती है तो आपको नहीं लगता केस और बढ़ते चले जाएंगे? वैसे ही हमारे देश में इतने सारे केसेस हैं, सॉल्व हो पाते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है ना। तो ये कह रहे हैं स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल यही कहता है, जो रूल एक बार बन गया, एस्टैब्लिश हो गया, उसको फॉलो करिए। हर बार दोबारा दोबारा उसको प्रूव करने से बार बार वही चीज कॉम्प्लिकेट होगी, इसलिए अनसेटल मत करिए। जो फॉलो हो गया है, जो प्रूव हो गया है, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो देखो लाइन, अब देखो क्या लिखी है, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस मींस adhere to the decision. What do we mean by the word adhere? Adhere means to follow, follow करना। लिख लो, adhere का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। adhere to the decision, follow the decision and do not unsettle the things which are established. जो चीजें ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई हैं उसको बार बार अनसेटल ना करिए, उसको चुपचाप फॉलो कर लीजिए। इट इज अ यूजफुल डॉक्ट्रिन intended to bring about certainty and uniformity in law. Under the stare decisis doctrine, a principle, अब ध्यान देना लाइन अपने आप, principle of law which has become settled by a series of decisions. कह रहे हैं a principle which has become settled by a series of decision, कह रहे इतने डिसीजन हो चुके हैं जिससे अब वो फिक्स हो गया है, वो रूल मान लिया गया है, is generally binding on the court and should be followed in similar cases. तो एक फैक्ट, एक चीज जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उसको बार बार डिसाइड ना किया जाए, उसको चुपचाप हर बार फॉलो कर लिया जाए। इन सिंपल वर्ड्स, द प्रिंसिपल मीन्स दैट लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक। बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ? लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक,
एक जैसे केसेस का एक ही डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, ऑल्दो डॉक्ट्रीन शुड बी स्ट्रिक्टली adhered to, it is not universally applicable. The doctrine should not be regarded as rigid. कह रहे हैं ठीक है, लेकिन बहुत रिजिड नहीं करना है। हो सकता है, अगेन अब बताना ये चीज क्या है, हो सकता है कोई चीज पहले डिसाइड हुई हो, लेकिन बाद के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें उसको दोबारा प्रूव करनी पड़ जाए या डिसीजन चेंज करना पड़ जाए। दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनली अथॉरिटेटिव। वेरी गुड। हमने क्या पूछा, आपको समझ में आया? हमने आपसे कहा कोई एक लॉ फॉलो हो गया, डिसीजन आया, उसको सेटल कर दिया गया, ठीक है, वही फॉलो होना चाहिए हमेशा। लेकिन कई बार ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि उस डिसीजन को हमें चेंज करना पड़ जाए। यही तो एग्जाम्पल था किसका, कंडीशनली अथॉरिटेटिव का, ठीक है। तो स्टेयर डिसाइसिस क्या कहता है, अडेयर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। एनी डाउट इन स्टेयर डिसाइसिस? पक्का? शॉर्ट नोट आएगा तो लिख लेंगे, पक्का लिख लेंगे, ओके। आ जाए फिर हम रेशियो डिसिडेंडी बताएं, ठीक है। रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा हम नहीं आपको बताएंगे, आप हमको बताएंगे। हम एक एग्जाम्पल रखते हैं आपके सामने, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही किसी को? अगर नींद आ रही हो तो खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ लो। हाँ, खड़े खड़े नींद आएगी, गिरोगे खुद ही समझ में आ जाएगी, है ना। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको क्लास में नींद आने लग जाए, जैसा कि हमने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, तो यू कैन स्टैंड अप इजीली, ठीक है, खड़े होके पढ़ लो, थोड़ा ऐसे चल फिर लो। घर ना निकल जाना कि नींद आ रही, घर ही निकल के सो के आते, थोड़ा जग गए सब वापस, ब्रेकफास्ट करके आए हैं, ब्रेकफास्ट डन। रात में कैसा है आप लोग? वैसे आजकल का जो जनरेशन है, हमने देखा है वो रात में जगने वाले प्राणी है। ऐसा करते हो ना? नहीं होता है, मेरे पास 2 बजे 3 बजे डाउट्स आते हैं। हाँ, एक्चुअली वो ये भूल जाते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं, हम सो चुके होते हैं। तो कई बार बच्चे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक डाउट भेजते हैं। उस टाइम बच्चों का एकदम एक्टिव मोड होता है। हाँ, तो अगर कभी कोई ऐसा क्लास का मैसेज रात में डालो ना, तो एकदम फटाफट सबका सीन आ जाता है तुरंत। और यही मैसेज अगर कोई सुबह 7 बजे डाल दे या 6 बजे, सब सो रहे होते हैं एकदम प्रॉपर, है ना। उल्टा दिन चलाते हैं आप लोग अपना, ऐसे ही करते हैं ना। सुबह पढ़ते हैं कि रात में पढ़ते हैं? आप कुछ बच्चे सोच रहे पढ़ ही ले, वही बहुत बड़ी बात है, सुबह क्या रात क्या। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा की। एक केस हुआ, ठीक है, जिसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मार डाला। ए किल्ड बी, ठीक है, किसी भी तरह से मार डाला। और ये होते हुए मिस्टर सी ने देख लिया, यानी मिस्टर सी बन गए आई विटनेस, ठीक। ये केस था, ए ने बी का खून करा और सी ने खून होते हुए देख लिया, ठीक है। अब इस केस में किसको सजा होगी, ए को कि बी को? कि बी अच्छा हुआ मरी मरने लायक ही था, ए को, ठीक। जब ये केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट में अब जज ने डिसीजन देना शुरू किया। आपने देखा होगा जज जब डिसीजन देते हैं तो खूब लंबा बोलते रहते हैं, ये हुआ ये हुआ, और लास्ट में बोलते हैं क्या, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। सुना है ना? कहाँ? कोर्ट में केस चल रहा है आपके ऊपर। अरे वो सुनते हैं मैम, क्या बताएं, कल ये खून हो गया हमसे। अच्छा, तो ए ने बी का खून किया, सी थे आई विटनेस और जज के सामने केस गया। तो जज ने जब अपनी जजमेंट सुनानी शुरू करी, तो उन्होंने पहले ये कहा, ए वॉज अ नाइस मैन। इन्होंने कहानी शुरू करी, ए बेसिकली बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बहुत अच्छी जॉब थी। फिर अचानक कोविड टाइम में उनकी जॉब चली गई, जॉब चली गई, समझ जाओगे ना, चली गई, ठीक है। उसके बाद से वो शॉर्ट टेम्पर के हो गए, वो ड्रिंक करने लगे, ठीक है, सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। मैं जगह खत्म हो गई, आप समझ लेना कहानी, ठीक है। सबसे फाइटिंग आइटिंग करने लग गए, और एक दिन इसी फाइटिंग के चलते उन्होंने बी का खून कर दिया, और ये होते हुए सी ने देख लिया, ठीक है। अब आपको हमको ये बताना है, इस पूरी जजमेंट में, ये पूरी कहानी थी जो जज ने बोली, इस पूरी कहानी में वो मेन जजमेंट क्या है और फालतू बातें क्या हैं। मेन जजमेंट क्या है और फालतू बातें क्या है? व्हाट इज द मेन जजमेंट?
आप कह रहे हैं देखो जज की पूरी बात में काम की बात ये थी, ठीक है, अल्टीमेटली ये भी नहीं कह सकते जज से ना सीधे काम की बात बताओ। जज ने शुरू कहां से किया, बेसिकली वो अच्छे इंसान थे, उनकी अच्छी जॉब थी, उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था। फिर कोविड टाइम आया, टफ टाइम आया, उनकी जॉब चली गई, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, दारू पी के आते थे, मारा पीटी करते थे, सब करते थे, और इसी गुस्से में एक दिन उन्होंने खून कर दिया, और खून होते हुए सी ने देखा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उनको सजा हो गई है। अब इस पूरी बात में वो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इनको सजा हो रही है, या वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डिसीजन लिया कोर्ट ने, इनको सजा होगी, ठीक है, इस बात का डिसीजन कौन से फैक्ट पे बेस करके लिया। मेन फैक्ट क्या है कि ए ने बी को किल किया एंड सी वाज द आई विटनेस, ठीक है। रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है द मेन रीजन बिहाइंड द डिसीजन। रेशियो डिसिडेंडी, रीजन बिहाइंड द डिसीजन। अभी कुछ नहीं लिखे, रुको रुको एक सेकेंड रुको, हम समय देंगे, ठीक है। मेन रीजन बिहाइंड द डिसीजन, यहां जो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ए को सजा होनी चाहिए, उसका मेन रीजन ये था कि सी ने खून होते हुए देखा। और कुछ बातें जजमेंट में ऐसी होती हैं जो बाय द वे कह दी जाती हैं, सेड बाय द वे, सेड बाय द वे मतलब ऐसे ही कह दी गई, ठीक है। तो आपने हमको बताया कि मैम जो मेन रीजन था डिसीजन का वो सिर्फ इतना था, इसको क्या कहा जाएगा, रेशियो डिसिडेंडी। और ये सब बातें बाय द वे थी, ध्यान से सुनना, ये बातें अगर कोर्ट ना भी कहता तो काम चल जाता, यस और नो। अब आज उन्होंने खून किया, इसका इस बात से क्या मतलब कि वो एक टाइम पे बहुत अच्छे इंसान थे। फिर यहां से शुरू करो ना, एक बार की बात है वो पैदा हुए, फिर उनका फर्स्ट बर्थडे मना, फिर वो स्कूल गए, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। ये सारी बातें बाय द वे कह दी गई जो इतनी जरूरी नहीं थी, और इनको कहा जाता है ऑबिटर डिक्टा, ऐसे ही कह दी गई, डिक्टेट कर दी गई, ठीक है। क्वेश्चन अब मेरा शुरू होगा, अभी तक तो कहानी बता रहे थे, ये दो चीजें होंगी। क्या आप हमको बता सकते हो इसमें से अथॉरिटेटिव बाइंडिंग कौन सा होगा और परसुएसिव कौन सा होगा। मतलब अगली बार कहीं कोई केस हुआ तो उस केस के लिए इस पूरे जजमेंट में कौन सा ऐसा फैक्ट है जो अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग हो जाएगा, रेशियो डिसिडेंडी की ऑबिटर डिक्टा, रेशियो डिसिडेंडी। अगला कोई केस हुआ, उस केस में कहा गया कि भाई पिछला एक केस हुआ था उसमें आई विटनेस ने अगर देखा था तो सजा हो गई थी, नाउ दिस विल बिकम एन अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग डिसीजन, कि इस केस में भी आई विटनेस ने देखा है तो डिसीजन हो जाएगा। ये सारी जो बातें हैं ये परसुएसिव हैं, हो सकता है दूसरा कोर्ट इसको कंसिडर करे, हो सकता है दूसरा कोर्ट इसको कंसिडर ना करे। ये दो चीजें होती हैं जजमेंट में जिनको कहा जाता है रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। पक्का, रेशियो डिसिडेंडी नाम से समझना, रेशियो डिसिडेंडी मींस रीजन फॉर डिसीजन, ठीक है। मेन रीजन फॉर डिसीजन इज दिस, बाकी सब चीजें वर सेड बाय द वे, ठीक है। अब लिख लो जो लिखना चाह रहे हो, रेशियो डिसिडेंडी में पहले लिख लो रीजन फॉर द डिसीजन, रीजन फॉर द मेन डिसीजन रादर। डन, चले पढ़े अब समझ तो आपने लिया ही है, जरा देखते बुक वालों ने क्या लिखा है। रेशियो डिसिडेंडी पढ़ रहे हैं, अपने आप समझते जाना, सब समझ में आ गया आपको। देखिए, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डिसीजन विच इज ओनली अथॉरिटेटिव, ये क्यों लिखा है विच इज ओनली अथॉरिटेटिव, क्यों, क्योंकि रेशियो डिसिडेंडा जो होता है वो कैसा होता है, अथॉरिटेटिव, विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, is termed as ratio decidendi. The proposition of law, बताना लाइन समझ में आई कि नहीं, the proposition of law which is necessary for the decision,
कह रहे हैं वो फैक्ट जो डिसीजन देने के लिए जरूरी था। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से डिसीजन देने के लिए कौन सा फैक्ट जरूरी था, कि वो अच्छे इंसान थे, कि सी वॉज आई विटनेस, सी वॉज आई विटनेस, दिस वॉज द मेन फैक्ट, ओके। और could be extracted from the decision constitutes the ratio. The concrete decision is binding between the parties to it. The abstract ratio decidendi alone has the force of law. ये लाइन बताओ अच्छा क्या है, देखिए आपको कितनी लॉ समझ में आ रही है। The abstract ratio decidendi alone has the force of law as regards the word at large. समझ आ गया? एग्जैक्टली, रेशियो डिसिडेंडी। ये बताओ आगे के केसेस के लिए रेशियो डिसिडेंडी को लॉ मान सकते हैं कि ऑबिटर डिक्टा को? रेशियो डिसिडेंडी अपने एग्जाम्पल के हिसाब से रेशियो डिसिडेंडी को लॉ कैसे मानेंगे, कि अगर कभी खून हुआ है तो आई विटनेस के कहने पर सजा हो सकती है। यही लॉ बन गया कि अगर किसी मर्डर के केस में कोई आई विटनेस है तो उसके दिए हुए स्टेटमेंट के बेसिस पे सजा हो सकती है। यानी लॉ हम किसको बना सकते हैं, रेशियो डिसिडेंडी को कि ऑबिटर डिक्टा को? रेशियो डिसिडेंडी। अब लाइन पढ़ो, द एब्स्ट्रैक्ट रेशियो डिसिडेंडी अलोन हैज द फोर्स ऑफ लॉ एज रिगार्ड्स द वर्ड एट लार्ज। यानी वर्ड एट लार्ज के लिए लॉ बनने लायक क्या है, रेशियो डिसिडेंडी। अगर आप देखो तो ऊपर इन्होंने देखो ब्लॉक में यही वाला दिया है, ट्रू एंड फॉल्स। जरा बताओ, नॉलेज टेस्ट करो अपनी, बस यही पूछ लें एग्जाम में, है ना? यहां पूछने से क्या फायदा, इनसे को वहां पूछो। ओके in other words the authority of a decision as a precedent lies in its ratio decidendi. आगे देखो, एक प्रोफेसर गुडहार्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, रेशियो डिसिडेंडी इज नथिंग मोर देन डिसीजन बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस। आई होप वेरी क्लियर। जो केस के मटेरियल फैक्ट है, मेन फैक्ट है, उन्हीं को ही क्या कहा जाएगा, रेशियो डिसिडेंडी। ओके अब आ जाओ, अच्छा एक पैराग्राफ छोड़ के देखो, एक और लाइन है, इट इज द रेशियो डिसिडेंडी और जनरल प्रिंसिपल which has the binding effect as a precedent. बताओ अब ये लाइन समझ में आई? कह रहे it is the ratio decidendi which has the binding effect as a precedent, not obiter dictum. बाइंडिंग इफेक्ट किसका होता है, रेशियो डिसिडेंडी का कि ऑबिटर डिक्टम का? रेशियो डिसिडेंडी। ठीक है, अब आ जाओ सीधे ऑबिटर डिक्टा में। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस लैटिन एक्सप्रेशन इज सेड बाय द वे, सेड बाय द वे। अच्छा ऐसे कई सारे शब्द हैं आपकी JIGL में, है ना, रेशियो डिसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा और डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, याद आया, ये पढ़ा है? ठीक है, मेंस रिया, ऐसे अजीब अजीब शब्द हैं, सब याद है ना? डैमनम साइन इंजूरिया क्या था? डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है। टॉर्ट का केस होता था इसमें कि नहीं होता था? टॉर्ट का केस इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। और इंजूरिया साइन डैमनम क्या था? इंजरी हुई है, डैमेज नहीं हुआ है, इसमें टॉर्ट का केस हो सकता है? यस। डैमनम साइन इंजूरिया में टॉर्ट का केस नहीं हो सकता। डैमेज कुछ भी हुआ हो, जब तक लॉ की नजरों में कुछ गलत नहीं हुआ है तब तक दैट इज नॉट एक्शनेबल। ठीक है, और इंजूरिया साइन डैमनम दैट इज एक्शनेबल। ओके, तो ऐसे सारे शब्द याद रखना। रेशियो डिसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा में अगर कंफ्यूजन हो तो रेशियो डिसिडेंडी आपको याद रहेगा रीजन फॉर डिसीजन, और अगर रेशियो डिसिडेंडी याद है तो ऑबिटर डिक्टा अपने आप लिख लोगे। ठीक है, कंफ्यूजन जनरली पता है किसमें होती है, रेशियो कौन सा था और वो कौन सा, ऑबिटर डिक्टा का कॉन्सेप्ट कौन सा था। ओके चलो, the literal meaning of the Latin expression said by the way, the expression is used especially to denote those, अब लाइन समझना, बताना समझ आई कि नहीं, those judicial utterances, utterances मतलब समझे, जज ने जो अटर किया, जज ने जो बोला, those judicial utterances, the words of the judges। ठीक है, अब लाइन बताना समझ में आई कि नहीं आई? Specially denote those judicial utterances
in the course of delivering a judgment which taken by themselves were not strictly necessary for the decision of a particular issue raised. कह रहे हैं वो बातें जो जजेस ने कही जो कहना जरूरी नहीं थी. अब मिस्टर ए वॉज अ गुड मैन, फिर उनकी लड़ाई हुई, ये हुआ, ये सब बातें अगर वो ना भी कहते तो भी डिसीजन उनका सही हो जाता. ओके, दीज स्टेटमेंट्स दस गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केस. केस की रिक्वायरमेंट नहीं थी तब भी उन्होंने कहा. एंड ये क्या लिखा है, हैव द फोर्स ऑफ परसुएसिव प्रेसिडेंट ओनली. ये अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग होगा कि परसुएसिव होगा? परसुएसिव. द जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम ऑल्दो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. हाँ, वो चाहे तो एडवांटेज ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. अब एडवांटेज कैसे ले सकते हैं कि अगर मान लो कभी कोई इंसान पहले अच्छा रहा हो, अच्छे टेम्परामेंट का रहा हो, लेकिन आज उसने कोई गुनाह किया है तो भी सजा होगी. ये हम चाहे तो फॉलो कर लें, चाहे तो फॉलो ना करें. ठीक है, अगर ये ना भी बोलता वो जज कि वो गुड मैन थे, ये थे, सीधे बोल देता कि भाई ए ने बी का खून किया और सी ने खून होते हुए देखा, ये केस भी अपने आप में फुल एंड सफिशिएंट है. ठीक है, फाइन. तो अगर रेशियो डिसिडेंडी ऑबिटर डिक्टा आता है तो पहली चीज तो मीनिंग लिख देंगे, रेशियो डिसिडेंडी का रीजन फॉर जजमेंट. फिर एक ये वाली लाइन जरूर लिख देना कि रेशियो डिसिडेंडी किस तरीके का होता है, अथॉरिटेटिव इन नेचर. ऑबिटर डिक्टा का मेन मतलब सेड बाय द वे एंड परसुएसिव इन नेचर. ऐसे जो वर्ड्स लिखो उसको अंडरलाइन कर देना. और अगर दोनों का डिफरेंस आता है तो लिख लोगे, डिफरेंसेस लिख लेंगे. अगर एग्जाम में किसी दो चीजों में डिफरेंस आए तो कैसे लिखते हैं डिफरेंसेस? टेबल बना के लिखेंगे कि वेयर एज फॉर्म में लिखेंगे? हाँ, अगर पॉइंट्स क्लियर है तो टैबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, नहीं तो वेयर एज करके लिख लीजिए. जैसे भी लिखिए डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. एक गलती बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे पूछा डिफरेंस बिटवीन रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा, तो वो पता है क्या करते हैं, पहले पूरा रेशियो डिसिडेंडी समझा दिया, फिर बीच में बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में लिख दिया वेयर एज, और फिर पूछा पूरा समझा दिया ऑबिटर डिक्टा. दिस इज नॉट डिफरेंस. ये डिफरेंस नहीं हुआ. डिफरेंस का मतलब होता है अंतर बताओ दोनों में. तो आपको एक एक अंतर बताना है. ये परसुएसिव होता है, ये अथॉरिटेटिव होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है. दिस इज डिफरेंस. ओके, चलो. आई थिंक नाउ तीन चीजें क्लियर है. स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या था? स्टेयर डिसाइसिस पहला वाला था सबसे. एक बार डिसाइड हो गया उसी को ही फॉलो करना है, अनसेटल नहीं करना है. और उसके अंदर के दो क्या थे, रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा. ठीक है, चले आगे. ओके, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट. क्या आप बता सकते हो ये थर्ड पॉइंट है तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या था, और ये किस चीज के तीन पॉइंट्स हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ की पॉइंट्स चल रहे थे, जिसमें पहला था कस्टमरी लॉ, दूसरा था प्रेसिडेंट्स जो अभी खत्म हुआ. ठीक है, और तीसरा अब क्या स्टार्ट हो रहा है, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. कह रहे हैं लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट जिसका लॉ बना दिया गया है उसको ही हम लॉ की तरह फॉलो कर देंगे, एक्ट पास कर दिया गया. ओके, legislation is that source which consists of declaration or promulgation of legal rules by an authority duly empowered by the constitution. कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर कोई लॉ पास हो गया है, कोई लॉ बना दिया गया है, तो उसको हम लॉ मान लेते हैं और आगे की चीजों के लिए हम उसी को फॉलो करेंगे. दिस इज वेरी सिंपल. इट इज समटाइम्स कॉल्ड, मार्क कर लो इसको, कभी कभी कहा जाता है जस स्क्रिप्टम, रिटन लॉ. और कुछ ऐसे कस्टमरी लॉज होते हैं जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, अनरिटन लॉ. जैसे एक बात बताओ, ये जो हमारे कस्टम्स हैं ये कहीं रिटन है? नो, ये अनरिटन लॉ है. ठीक है, तो ये कह रहे रिटन लॉ या अनरिटन लॉ के बेसिस पे जो एक्ट बनाए जाते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया जाता है, उनको भी लॉ माना जाता है, और ये भी एक सोर्स है लॉ का. ओके, एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट. सैलमन प्रेफर्स टू कॉल इट एज इनएक्टेड लॉ. अब नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे हैं दो तरीके की लेजिस्लेशन होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. हैव यू एवर हर्ड अबाउट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन? बताओ, फिर हम आपको चैप्टर बताएंगे आपने कहाँ पढ़ा होगा. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड सुप्रीम लेजिस्लेशन. अच्छा, नाम से गेस करके बताओ दोनों में बड़ा कौन सा होगा?
हाँ, ये अच्छा गेस कर लिया, ठीक है। और नीचे वाला कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट। अच्छा, अब ये बताओ दोनों में से ज्यादा फॉलो कौन सा होगा? सुप्रीम, ठीक है। आपने एक जगह पढ़ा है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिसका नाम आपने पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बताओ कहाँ पढ़ा है ये टॉपिक? वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या होता था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? एग्जैक्टली। देखो, एक सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ मींस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, जिसको पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि भाई आप ये लॉ बनाइए, और हमारी कंट्री में मेन लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट। कई बार पार्लियामेंट अपनी इन पावर्स को डेलीगेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल लॉज, यही पढ़े थे उसके अंदर। म्यूनिसिपल लॉ है, ऑटोनॉमस लॉज हैं, ये सब उसके अंदर थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर। तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी जो लॉ बनाता है। पार्लियामेंट ने कभी कभार अपनी उन पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर दिया कि अब ये लॉ हमारी जूनियर अथॉरिटी बनाएगी। तो जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है वो क्या हुआ? सुप्रीम लेजिस्लेशन। ये जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज बना रही हैं, इनको क्या कहा जाता है? डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके, तो देखो, सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सोवरेन पावर इन द स्टेट, और विच डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर ले रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। Subordinate legislation is that which proceeds from any authority other than the sovereign power. Delegated legislation बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है? बताओ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ऊपर, फिर पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं, फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। इनको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अथॉरिटी कहां से मिली है? पार्लियामेंट से। ओके, तो ये वाले हो गए सुप्रीम और ये वाले हो गए सबऑर्डिनेट। अब क्लियर है? ठीक है, तो देखो कह रहे हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन द सोवरेन पावर। इट इज डिपेंडेंट फॉर इट्स कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर अथॉरिटी। बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अपनी वैलिडिटी के लिए डिपेंडेंट है सुपीरियर अथॉरिटी पर। मतलब इसी एग्जांपल के हिसाब से बताओ, कह रहे हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अपनी वैलिडिटी के लिए डिपेंडेंट है अपनी सुप्रीम अथॉरिटी पर। मतलब एग्जैक्टली, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बनाए हुए लॉ सिर्फ तब वैलिड होंगे जब पार्लियामेंट ने पावर दी हो। अगर पार्लियामेंट ने पावर नहीं दी है तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाले अपना लॉ नहीं बना सकते। पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ हमेशा वैलिड होंगे क्योंकि उनको पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, द सोवरेन पावर। ठीक है, तो दो तरीके के लॉ होंगे, एक सुप्रीम होगा और एक सबऑर्डिनेट। बस इसमें ये मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ आ जो पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या थे? देखिए, कई बार कुछ केसेस में हमको ये लगता है कि लॉ भी कोई नहीं है और उस मैटर से रिलेटेड कस्टम्स भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उन मैटर्स पे हम क्या करते हैं? पर्सनल लॉ पे जाते हैं। ठीक है, कि उनका पर्सनल लॉ क्या कहता है। पर्सनल लॉ के दो एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखे थे? हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ। ठीक है, अब मान लीजिए हिंदू लॉ का कोई ऐसा मैटर फंसता है, ठीक है, जिसका कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, जिस पर कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम कौन से लॉ को देखेंगे? पर्सनल लॉ, कि हिंदू लॉ में क्या लिखा हुआ है। अगर उसका कोई ऐसा लॉ है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो लगेगा। अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है तो उस सिचुएशन पे हम उनका पर्सनल लॉ लगाते हैं। पर्सनल लॉ का मतलब कौन सा हो गया? हिंदू लॉ लगाएंगे। एंड द सेम विल बी द केस विद मोहम्मदन लॉ। तो देखो, इन मेनी केसेस the courts are required to apply personal law of the parties where point at issue is not covered by any statutory law or custom. बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कह रहे हैं जो पॉइंट एट इशू है वो ना ही किसी स्टैट्यूटरी लॉ में लिखा है, ना ही किसी कस्टम से मिल पा रहा है। अब हम उनके केस में क्या लगाएं? उनका पर्सनल लॉ लगा दें कि हिंदू लॉ में कुछ लिखा है इस बारे में। अगर हिंदू लॉ में इस बारे में कुछ लिखा है तो चलो वो लगा देते हैं। ओके,
इन केस ऑफ हिंदूज, अब इन्होंने बताया देखिए हिंदू लॉ कहाँ से डिराइव्ड है, ये इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं पहले के टाइम पे जो वेद होते थे, ऋषि होते थे, उन्होंने जो भी लिखा है स्क्रिप्चर्स वगैरह में, उससे हिंदू लॉ डिराइव हुआ है। इसी तरह देखो मोहम्मदन लॉ के लिए लिखा है कि होली कुरान में जो लिखा है या प्रॉफिट मोहम्मद की जो सेइंग्स हैं उन सब को ही उनसे डिराइव किया गया है मोहम्मदन लॉ। तो बेसिकली पर्सनल लॉ में इतना समझ लो, अगर जो पॉइंट एट इशू है, जो केस आया है, अगर उस केस पे कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं लग रहा है, अगर उस केस पे कोई कस्टम नहीं लग रहा है, तो फिर उसके ऊपर हम कौन सा रूल लगाएंगे, पर्सनल लॉ लगाएंगे। अगर हिंदू है तो हिंदू लॉ लग जाएगा, मोहम्मदन है तो मोहम्मदन लॉ लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यानी सबसे फर्स्ट इंस्टेंस पे पर्सनल लॉ लगते हैं कि लास्ट में पर्सनल लॉ देखे जाते हैं? लास्ट में। पहले देखो कोई स्टैट्यूटरी लॉ तो नहीं है, फिर देखो कोई कस्टम तो नहीं है, कुछ नहीं है तो पर्सनल लॉ लगा दो। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स खत्म हुए हैं किस चीज के? प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ 4 थे। पहला, ऐसे 2 चैप्टर हैं आपके में जो अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, एक ये है कि अंदर ही अंदर टॉपिक है, एक और चैप्टर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में समझ नहीं आता टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ था, वो अंदर ही अंदर होता चला जाता है ना? है ना एक चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव में, कौन से सब्जेक्ट में? चलो, थैंक गॉड। ठीक है, तो हम लोग ये 4 पॉइंट्स किस चीज के पढ़े? प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में क्या था? पहला कस्टमरी लॉ, सेकंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, तीसरा स्टैट्यूट्स जो एक्चुअली पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और चौथा पर्सनल लॉ। कस्टमरी लॉ में वो चार्ट देखा था, विद सैंक्शन, विदाउट सैंक्शन। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में क्या देखे थे? 2 तरीके की चीजें देखी थी। पहला तो काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, 4 तरीके के काइंड्स थे। पहला ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी, सेकंड परसुएसिव, तीसरा ऑथोरिटेटिव, और चौथा कंडीशनली अथॉरिटेटिव। फिर 3 अजीब तरीके के शब्द देखे थे, स्टे डिसाइसिस, ठीक है, अदेयर टू व्हाट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। फिर वो 2 रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा, जो मेन फैक्ट था रेशियो डिसिडेंडी, सेड बाय द वे ऑबिटर डिक्टा। फिर हम लोग ने तीसरा देखा था स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशन, जिसमें 2 चीजें देखी, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और चौथा क्या देखा? पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ। ठीक है, ये थे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। और इसके बाद देखो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में देखिए जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस एंड इंग्लिश लॉ। इसको बस थोड़ा सा बता दे रहे क्या है, कह रहे हैं जब किसी चीज में हमें कुछ नहीं मिलता, ना कस्टम है, ना स्टैट्यूटरी लॉ है, ना पर्सनल लॉ है, तो जज उसका डिसीजन लेता है जस्टिस के हिसाब से, जो सही है वो है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे क्वेश्चन पूछेंगे फिर खत्म करेंगे सेशन। कह रहे हैं जब किसी चीज में कोई लॉ नहीं मिला, ना उस पे कोई लॉ बना है, ना कोई पर्सनल लॉ है, ना कोई कस्टम है, तो जज कहता है जो सही है उसके हिसाब से डिसीजन दे देते हैं, जो जस्टिस कर रहा हो, गुड हो, सही हो। क्या आप बता सकते हो उन डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन इस बात को सपोर्ट करती है? एब्सोल्युटली। अब लॉ समझ में आई, लिंकिंग समझ में आई क्या हुआ? जज कह रहे हैं जब किसी चीज का कोई लॉ नहीं है तो जो सही है हम उसका साथ देंगे। दैट इज व्हाट इज जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी होनी चाहिए। हम ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे सबकी भलाई हो, जिससे इक्वालिटी हो, ठीक है, जस्टिस हो। और यही कौन सा था? नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। और दूसरा सेकेंडरी कह रहे कई बार हम अपने लॉ जो है वो इंग्लिश लॉ से डिराइव कर लेते हैं। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? कौन सा ऐसा एक्ट है जो बहुत ज्यादा इंग्लिश लॉ से डिराइव्ड है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज सिंपल एज दैट। ईयर क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? 18। मतलब समझ रहे हो, आजादी वजादी तो भूल जाओ, तब का है। और तब कौन थे? तभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे केसेस ना वो इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीका हमारा बड़ा सिंपल है कि हम लोग अपने लॉ कहां से डिराइव कर लेते हैं? इंग्लिश लॉ से। ठीक है, चलो इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये वाला पोर्शन। अब इसमें बस 2 टॉपिक है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ है और एक थ्योरीज है लास्ट में। ठीक है, ये हम लोग कल फिनिश कर लेंगे। टुमारो वील बी डन विद दिस चैप्टर। ओके, चलिए, थैंक यू।